हमारा जो वीडियो है ना, ये है एट्रियल फिब्रिलेशन के ऊपर। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, CC2 ABC तो निमोनिक है। तो इस हिसाब से हमें इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो भी एट्रियल फिब्रिलेशन का वैसे करना है। अब सी का मतलब है क्या, पहले सी का मतलब है कंफर्म करना, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इरेगुलर RR इंटरवल होगा, कंफर्म होगा। द डायग्नोसिस ऑफ एफिब रिक्वायर्स ECG। हम डायग्नोसिस के लिए ECG करेंगे। ECG में हम इरेगुलर RR वेव देखेंगे और नो डिस्टिंक्ट P वेव, मतलब P वेव नहीं दिखेगी ECG में। और एटलीस्ट 30 सेकंड के लिए, 30 और मोर देन 30 सेकंड के लिए P वेव नहीं दिखेगी और इरेगुलर RR इंटरवल होगा ECG के अंदर। ये है ना ECG मैंने बता रखी है, जो ECG वाला वीडियो बनाया उसके अंदर। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, कैरेक्टराइज। कैरेक्टराइज में मेन ये 3 पॉइंट आते हैं, पैटर्न, सीवियरिटी और रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। पैटर्न में क्या होगा, ये 4 पॉइंट आएंगे। फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट डायग्नोज्ड। फर्स्ट डायग्नोज में क्या आएगा, जो पेशेंट पहली बार आया है अपने पास में उसे फर्स्ट डायग्नोज बोलेंगे, फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस हुआ उसका। और है ना, जो परोक्सिस्मल है, सेकंड पॉइंट है परोक्सिस्मल। इसका क्या होता है, सेल्फ टर्मिनेशन, ये ठीक हो चुका है पेशेंट। कितने दिन में ठीक ठीक हुआ है, 7 दिन के अंदर, विदिन 7 डेज में ये ठीक हो गया है। या तो स्पॉन्टेनियसली ठीक हो गया अपने आप, या फिर उसे हमने कार्डियोवर्ट किया, या तो इसको ड्रग से किया कार्डियोवर्ट, या फिर इसको हमने डिफिब्रिलेशन से कार्डियोवर्ट किया है। और परसिस्टेंट, थर्ड पॉइंट है परसिस्टेंट। और परसिस्टेंट कौन होता है, जो कि 7 दिन से ज़्यादातर उसके अंदर फिब्रिलेशन हुआ है, और वो फिब्रिलेशन 7 दिन से ज़्यादा हुआ है, लेकिन वो है ना सही हो भी सकता है और सही नहीं हो सकता, मतलब अभी भी उसे फिब्रिलेशन हो सकता है और अब फ़िलहाल अभी 7 दिन के बाद में फिब्रिलेशन ख़त्म हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो है ना, जो सेकंड वाला था इसके अंदर 7 दिन में फिब्रिलेशन ख़त्म हो गया था, लेकिन ये जो है परसिस्टेंट, इसके अंदर या तो फिब्रिलेशन प्रेजेंट है या फिर फिब्रिलेशन खत्म हो गया, दोनों कंडीशन हो सकती है। अब परसिस्टेंट के अंदर एक सब टाइप आता है, लॉन्ग स्टैंडिंग परसिस्टेंट। लॉन्ग स्टैंडिंग परसिस्टेंट क्या होता है, वो या तो 1 ईयर या फिर 1 ईयर से ज़्यादा तक उसको फिब्रिलेशन चलता आ रहा है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट में क्या है, परमानेंट एफिब एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें क्या होगा कि जो है ना, इसको फिब्रिलेशन हो रहा है, लेकिन जो पेशेंट है ना, पेशेंट और फिजिशियन के बीच में है ना एक्सेप्टेंस आ गया कि चलो इसे फिब्रिलेशन है तो रहने देंगे, क्योंकि या तो पेशेंट बूढ़ा है, ठीक है, ओल्ड एज है, या फिर उसकी है ना इतने सिम्टम नहीं आ रहे उसके अंदर, फिब्रिलेशन तो है लेकिन सिम्टम नहीं आ रहे हैं। तो पेशेंट और डॉक्टर बात करेंगे कि चलो तुम्हें फिब्रिलेशन नहीं है, मतलब आ तो रहे लेकिन तुम्हें इतना सिम्टम नहीं है, तुम्हें दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें हम इतना सीवियरली मतलब एक्सट्रीम मतलब ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तुम्हारा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें है ना रिदम कंट्रोल नहीं करेंगे, जो फिब्रिलेशन हो रहा है ना, फिब्रिलेशन को ट्रीट नहीं करके और सिर्फ रेट को ट्रीट करेंगे। उसका जो हार्ट रेट है ना, जो बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, 150 मान लो, तो उसे हार्ट रेट को कम कर देंगे हम। लेकिन रिदम, अगर फिब्रिलेशन हो रहा है तो फिब्रिलेशन होता रहेगा उसे आगे भी, इसलिए इसको परमानेंट बोलते हैं। ये हो गया हमारा पैटर्न। ठीक, पैटर्न किस में आ रहा था, कैरेक्टराइज में आ रहा था, इसमें आ रहा था पैटर्न फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट है सीवियरिटी इसका। अब सीवियरिटी हम कैसे देखते हैं, एहरा सा देखते हैं। एहरा क्या चीज़ है, एहरा है अपना हम्म, ठीक है। तो एहरा में क्या होता है, एहरा 1, एहरा 2A, 2B, 3 और 4, ये एहरा हुए। अब एहरा में क्या होगा कि है ना, इस एहरा का मतलब है यूरोपियन हार्ट रिदम एसोसिएशन, ये फुल फॉर्म नहीं है, याद करोगे तो चलेगा। अब इसमें क्या, फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट एहरा 1, उसमें क्या होता है कि नो सिम्टम्स नहीं है, फिब्रिलेशन तो है लेकिन सिम्टम नहीं है। और 2A में क्या है कि डेली एक्टिविटी नॉट अफेक्टेड, इसके अंदर है ना जो सिम्टम है लेकिन है ना डेली एक्टिविटी अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, सिम्टम मैं नीचे बताऊंगा सिम्टम क्या होते हैं, लेकिन इसमें सिम्टम नहीं था, फर्स्ट में सिम्टम नहीं है। 2A में सिम्टम तो है लेकिन डेली एक्टिविटी अफेक्ट नहीं हो रही। और 2B में क्या है कि है ना, 2B में क्या है, इसमें डेली एक्टिविटी इसमें भी अफेक्टेड नहीं है, इन दोनों में डेली एक्टिविटी अफेक्टेड नहीं है। लेकिन ये 2B वाला जो पेशेंट है ना, ये क्या है, इसको डेली एक्टिविटी सब कुछ नॉर्मल करता है, वो खाना पीना चलना खेलना सब कुछ करता है,
लेकिन उसे बॉदर कर रही है वो चीज़ कि मुझे फिब्रिलेशन है, तो मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। क्यों चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कोई पायलट है, वो है ना एरोप्लेन चला रहा है, उसके है ना उसके ऊपर मतलब ज़िम्मेदारी है 200 250 इतने लोगों की ज़िम्मेदारी है, मतलब पैसेंजर हमारे तो उनको कुछ होना जाए ऐसा। अब वो पायलट एरोप्लेन चला रहा है, उसको एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया मान लो, ठीक है? तो है ना वो उसको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसको ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए। उसकी मर्ज़ी है कि हाँ, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। नहीं ट्रीट करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो डेली एक्टिविटी नॉर्मली कर सक रहा है। ठीक है? तो ये जो 2B होता है ना, वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर चाहता है तो हम ट्रीट करेंगे। तो इसमें डेली एक्टिविटी नॉट अफेक्टेड इसमें भी है, लेकिन ट्रबल्ड बाय सिम्पटम्स। ठीक है? अब जो थर्ड है इसके अंदर क्या होगा, इसमें डेली एक्टिविटी अफेक्टेड होगी, जैसे कि पेशेंट खेल कूद नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा, और सीवियर है तो चलने में भी दिक्कत होगी ऐसा। और फोर्थ एहरा क्या होगा, इसमें पेशेंट कुछ काम नहीं कर पाएगा, कैन नॉट डू एनीथिंग। ये फोर्थ होगा। अब एट्रियल फिब्रिलेशन के सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है? सिम्टम में आएगा फैटिग, टायर्डनेस, एक्सेशनल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब एक्सरसाइज करेगा तो ब्रेथ कम हो जाएगी, लेस फ्रिक्वेंटली, मतलब और कभी कभार पैल्पिटेशन, मतलब हाई हार्ट रेट होता है तो हमें अपनी खुद की बीट सुनाई देती है, ऐसा फील होती है, या फिर चेस्ट पेन। ये सब है ना इसके सिम्टम आ गए। ये सिम्टम यहाँ जो लिखा हुआ है वो सब ये है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एहरा। एहरा एहरा क्या बताता है? सीवियरिटी बताता है। अब थर्ड पॉइंट है रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ये हम कैसे देखते हैं? चैडवास्क स्कोर से। अब चैडवास्क स्कोर हम देखेंगे, ये रहा। इसके अंदर टोटल 9 पॉइंट होते हैं, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट इसका 9 हो सकता है। और ये जो है ना एज, हाँ इधर से स्टार्टिंग से चालू करते हैं। ये है ना स्टार्टिंग वर्ड लिए इसके अंदर, CHADS, इसी इससे ही बना है चैडवास। इसमें A2 और S2 लगा हुआ है इधर, ठीक? A2 और S2, क्योंकि है ना ए को और एस को दो दो हम पॉइंट देते हैं। ए मतलब ये वाला ए, एज मोर देन 70, ठीक है, इक्वल टू मोर देन 75 है तो वो पॉइंट +2 देंगे हम। और स्ट्रोक है या फिर और कोई वस्कुलर डिजीज़ है तो हम +2 देंगे। वस्कुलर डिजीज़ मतलब या तो स्ट्रोक हो गया, या फिर इस्कीमिया हो गया हार्ट का, इस्कीमिया, या फिर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो गया। ये सब वेसल्स की दिक्कत है, तो उस वजह से इसे +2 देंगे, और एज मोर देन और इक्वल टू 75 को +2 देंगे। इन दो को +2, बाकी हर पॉइंट +1 है। अब पॉइंट क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, एज मोर देन इक्वल टू 75, डायबिटीज़, और वस्कुलर डिजीज़। तो है ना ये जो वस्कुलर डिजीज़ है, इसमें क्या है, ये कहीं से एम्बोलिज्म होता है, मतलब कहीं से आया है। और ये भी वस्कुलर डिजीज़ होता है, इनको वस्कुलर डिजीज़ बोलेंगे, इनको अपने अपने स्पेसिफिक नाम है। इन वस्कुलर डिजीज़ में क्या होता है कि कोई वेसल है तो उसी के अंदर कुछ तो ऑक्लूजन बन रहा है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में बनता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ बनता है, ऑर्टिक प्लेक में बनता है। ठीक है, तो इनको 1 पॉइंट मिलेगा, इनको 2 पॉइंट मिलेगा, इनमें कंफ्यूज मत होना। ये वाले जो है वो एम्बोलिक है, मतलब कहीं और से आके प्लेक बना, और ये वाला है थ्रोम्बोटिक है, मतलब वेसल में यही प्लेक बना है। ठीक है, तो ये थोड़े कन्फ्यूजिंग है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। और एज 65 से 74 है तो 1 पॉइंट, और सेक्स अगर फीमेल है तो 1 पॉइंट। ये हमारा चैडवाक स्कोर हो गया। 75 वाला बना। हम्म। और हम चैडवास क्यों निकालते हैं? इसका है रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म देखने के लिए हम चैडवास स्कोर निकालते हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है, ठीक है, तो ये एट्रियम होता है ना हार्ट का, ये एट्रियम है तो इसके अंदर थ्रोम्बस बन जाता है, तो वो थ्रोम्बस बनने का और उसका कहीं और एम्बोलाइज होने का कितना रिस्क है, वो बताता है चैडवास स्कोर हमारा। क्वेश्चन चैडवास वाइज स्कोर बताना हमें पड़ेगा। क्वेश्चन में बताना पड़ेगा, जो डायग्नोसिस में हमें बताना पड़ेगा, इसलिए याद करना है हमें। और एहरा है तो एहरा भी हमें डायग्नोसिस में लिखना पड़ेगा, तो एहरा डायग्नोसिस में लिखना है, चैडवास डायग्नोसिस में लिखना है, और और पैटर्न भी हमें डायग्नोसिस में लिखना है। अब ये पूरा डायग्नोसिस है, ठीक है। अभी कैसे लिखेंगे ये, इस चीज़ से हमें पता चला, जो पहला सी था ना, इस कन्फर्म से हमें पता चला कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन है,
ठीक। और कैरेक्टराइज से हमें पता चला कि किस टाइप का एट्रियल फिब्रिलेशन है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन हेरा 1 चैट्स वास स्कोर 5। इस टाइप से हमें पूरा डायग्नोसिस लिखना पड़ेगा एट्रियल फिब्रिलेशन का। अब आता है ए बी सी। ठीक, ए बी सी है तो सबसे पहला ए जो है वो है एंटी कोगुलेशन। अब एंटी कोगुलेशन हम कैसे करते हैं, तो ये एंटी कोगुलेशन है ना, वो डिपेंड करता है अपना चेडवास स्कोर पर डिपेंड करता है, जो है ना चेडवास स्कोर पे। हाँ, तो अब इधर यहाँ देखो, अगर चेडवास स्कोर मेल में 0 आया है, फीमेल में 1 आया है, ठीक है, तो हम यहाँ आ जाएंगे। अगर चेडवास मेल में 1 आया है, मेल में 1, फीमेल में 2 आया है, तो हम इधर आ जाएंगे। अगर मेल में मोर देन इक्वल टू 2 आया है, फीमेल में मोर देन इक्वल टू 3 आया है, तो हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो मेल मिलकर अगर याद करें तो 0 1 2 और मोर देन 2, तो मेल का याद करा और फीमेल में +1 कर दो हमेशा। अब देखो, जो है अगर मेल में 0 आया तो नो ट्रीटमेंट, फीमेल में 1 आया तो नो ट्रीटमेंट, मेल में 1 आया तो हम कंसिडर करेंगे ट्रीटमेंट, बेटर टू ट्रीट, और फीमेल में 2 आया तो हम कंसिडर करेंगे बेटर टू ट्रीट। अगर मेल में इक्वल टू और मोर देन 2 आया तो हम ये सब दे सकते हैं, NOAC दे सकते हैं, VKA दे सकते हैं, या फिर अदर ऑप्शंस दे सकते हैं। NOAC क्या है, नॉन विटामिन के ओरल एंटीकोगुलेंट। इसके एग्जांपल लिखा है एपिक्सिबेन, डागिबेन, डाबिगेट्रेन। डाबिगेट्रन। और PKA क्या है, विटामिन के ओरल एंटीकोगुलेंट, इसका एग्जांपल है वारफरिन। वारफरिन, अब इसमें क्या डिफरेंस है, जो NOAC है ना, इसको हमें बार बार चेक नहीं करना होता, ये बस दे दिया और घर जाओ, आराम से लो। और VKA में क्या दिक्कत होती है वारफरिन में, कि वारफरिन में हमें INR चेक करना पड़ता है। INR हमेशा 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम बार बार पेशेंट को हम बुलाते हैं हॉस्पिटल में, उसको चेक कराते हैं कि है ना, मान लो फॉर एग्जांपल, मतलब जितनी बार चेक करा ना, उसका 70 टाइम उसका INR 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर 10 बार हमने चेकअप कराया उसका, तो 7 बार कम से कम 2 से 3 के बीच में होगा, तो है ना वो हम सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर नहीं हुआ, अगर मान लो हमने 10 बार चेक किया और 3 बार अगर आया INR 2 से 3 के बीच में, तो हम वारफरिन वापस से कंटिन्यू करेंगे, जब तक कि हम 10 बार वापस से चेक नहीं कर सकते हैं, तो साइकिल वापस से चलती रहेगी, जब तक कि है ना 70% INR 2 से 3 के बीच में नहीं आ जाता। इसका ये ड्रॉबैक है वारफरिन का, कि इसे बार बार चेक करना पड़ता है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो है कि मान लो किसी को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, या फिर उसे सीवियर माइट्रल स्टोनोसिस है, या फिर उसे मैकेनिकल हार्ट वॉल्व लगाया हुआ है, तो उसके अंदर हम चेडवा स्कोर करेंगे ही नहीं, उसके अंदर हम सीधे VKA देंगे। ठीक है, और एक और नई चीज़ है, वो है ये कि है ना, चेडवा स्कोर किया मोर देन इक्वल टू 2 आया मेल में, और या फिर मोर देन इक्वल टू 3 आया फीमेल में, तो अगर वो पेशेंट या तो प्रेग्नेंट है या फिर वो हीमोडायलिसिस पे है, तो हम उसे VKA देंगे, NOAC नहीं देंगे। वरना हम NOAC प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें हमें बार बार चेक नहीं करना पड़ता लैब में पेशेंट को। ठीक है, तो ये इनका हो गया, एंटीकोगुलेशन वाला ट्रीटमेंट हो गया। अब होगा बेटर कंट्रोल ऑफ सिम्टम। अब सिम्टम का ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटमेंट था ये इसलिए कि वापस से थ्रोम्बस ना बने उसके अंदर, और अब ये सिम्टम का लिए ट्रीटमेंट होगा। इसके अंदर हम, ये डिपेंड करता है एहरा और पैटर्न के ऊपर। इसमें हम करते हैं रेट कंट्रोल और रिदम कंट्रोल। इसके ऊपर मैं अलग से एक्स्ट्रा एक वीडियो बनाऊंगा रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल के ऊपर। इसके अलावा कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ होती है, उनको हमें ट्रीट करना होता है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस या हार्ट फेलियर, तो उन्हें हम अलग से ट्रीट करेंगे। ठीक है, और ये जो रेट रिदम है ना, ये सर ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाया है, तो इसे है ना, फ़िलहाल मतलब अगर उतना मैं पढ़ाऊँगा भी तो है ना, याद नहीं हो पाएगा तुम लोगों को इतना जल्दी। तो है ना, तुमने फ़िलहाल जो पढ़ा है ना, उसे ही पढ़ना, और मैं बाद में इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा।